यूनिट 3 में आपने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आपकी लास्ट यूनिट बनती है यूनिट 4, और यूनिट 4 में आप पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। यानी यूनिट 3 में आपके कुछ लॉज थे और यूनिट 4 में आप पढ़ने वाले हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, और इसी के साथ आप पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन शॉर्ट एनजीटी, जो आपकी 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। तो इस यूनिट के अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम 4 ब्लॉक पढ़ेंगे। ब्लॉक 1 आप डिस्कस करेंगे इसमें फाउंडेशन जूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये होगा आपका ब्लॉक ए। और ब्लॉक 2 में आप पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं। यानी स्टैच्यूरी हिंज का मीन्स होता है, ये एक नया वर्ड है, आप इसको याद कर लेना। हिंज का मीन्स होता है कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर बेसिस होती है। यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका बेस कहां है। वैसे तो ये सभी केस लॉज से डेवलप हुए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इनको इवॉल्व किया है, लेकिन सेक्शन 20 ऑफ एनजीटी एक्ट, इस एक्ट के अंदर इनको रेगुलेट किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3, जिसमें आप पढ़ेंगे एनजीटी, इसकी कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन एंड पावर, एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको आप कोट कर देना। 4 लैंडमार्क जजमेंट जो है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से होने वाले हैं। तो आप इसमें देखेंगे, फर्स्ट होगा आपका पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, दूसरा होगा प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, तीसरा होगा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, एंड द फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं आपके होने वाले हैं। इन चारों क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर जो है आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये सभी जो प्रिंसिपल्स हैं कहीं ना कहीं बेस्ड हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 48A, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है इनको, आप इस ट्राइंगल को हमेशा याद रखना। आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं जिनको हम एक ट्रायंगल भी कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। सबसे पहला प्रिंसिपल बनता है आपका प्रिंसिपल नंबर 1, द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं PPP, ट्रिपल P। तो इसको देखो, ये अपने नाम से बता रहा है कि पॉल्यूटर पे करेगा। तो सिंपल, कोई भी एंटिटी जो एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है तो वो उसको रिस्टोर करने के लिए कंपनसेशन पे करेगी। जितना मान लीजिए कॉस्ट ऑफ, यानी जितना डैमेज हुआ है एनवायरनमेंट को, ये सेम कॉस्ट जो है देगा पर्सन, चाहे वो पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो या कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हो। तो इन सिंपल हम कहेंगे कि मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, उसने पॉल्यूशन यानी एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाया पॉल्यूशन करके, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इसको रिस्टोर करे। इसी को कहते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो इसके जो हमें सीड्स हैं वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इससे कनेक्टेड आप 2 एग्जांपल लिख सकते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन 1996 में जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूट कर रही थी एनवायरमेंट को, तो यहां पर इन्होंने कहा मस्ट फेल टू कंप्लीट रिस्टोरेशन। यानी सिंपल क्या करना है, इट्स ऑल अबाउट द रिस्टोरेशन, यानी एनवायरमेंट को उसी पोजीशन में लाना जिस पोजीशन में पहले था। स्टेराइल कॉपर केस है, हैवी पेनल्टीज लगाई गई एनजीटी ने जो है, क्योंकि वहां पर उन्होंने वायलेट करे पॉल्यूशन के नॉर्म्स को। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिंपल ये कहता है कि जो भी कोई पर्सन एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग द डैमेजेस ही हैज कॉज्ड टू द एनवायरमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह कहता है कि भाई नुकसान हो जाने से बेहतर यह है कि हम पहले से ही सावधानी बरतें। अगर नुकसान हो गया तो उनको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनको रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप एक नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और यह फैक्ट्री आप लगाना चाहते हैं एक नदी के पास।
और इस फैक्ट्री में से आपका जो है मान लीजिए वाटर निकलेगा, वेस्टेज निकलेगा। तो ये जो वेस्टेज है, मान लीजिए कि यहां पर ये क्लियर नहीं है कि ये जो निकलने वाला वेस्टेज है, क्योंकि अभी इस वेस्टेज की जांच नहीं हुई है, तो इस फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्टेज है वो इसके नदी के अंदर जो जीव जंतु, एनिमल्स या फिश वगैरह रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा भी सकता है, नहीं भी पहुंचा सकता। तो ये कह रहा है जब तक 100% श्योरिटी ना हो तब तक गवर्नमेंट इसको जो है परमिशन नहीं देगी फैक्ट्री खोलने की। इसको हम कहते हैं प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। कहते हैं ना, प्रीकॉशन इज बेटर देन क्योर। यानी अगर कोई नुकसान आ ही गया उससे पहले प्रीकॉशन हम बरत लें। तो इसलिए कहते हैं कि हमें संभावना का इंतजार नहीं करना, हमें साइंटिफिक सर्टेनिटी का इंतजार नहीं करना। अगर संभावना है नुकसान होने की तो हम ये समझ के चलेंगे कि हमें पहले से ही सावधानी बरतनी होगी। तो आर्टिकल 21 इस चीज के ऊपर बेस करता है कि भाई एनवायरमेंट हमें साफ मिलना चाहिए, और अगर कोई चीज ऐसी होती है जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवन गवर्नमेंट कि वो उन एक्शंस को ना ले जो एनवायरमेंट को खराब कर दे। ये हो गया आपका प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। देखिए, इन सिंपल वर्ड समझिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको पब्लिक प्रॉपर्टी माना गया है। यानी गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि वो रिवर्स को या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज रेनफॉल वगैरह हैं, वाटरफॉल वगैरह हैं, तो इन सबको वो किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये जो है पब्लिक का है, और गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ इनकी एक तरह से ट्रस्टी है वो उनकी, यानी ये सुरक्षा करती है उनकी। तो जितने भी हमारे एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, इन पे किसी प्राइवेट पर्सन का कब्जा नहीं हो सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और पब्लिक क्या है? पब्लिक बेनिफिशियरी है इनकी। यानी फॉर एग्जांपल एयर जो है, इस एयर के ऊपर किसी प्राइवेट एंटिटी का अधिकार नहीं कर सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ट्रस्टी है। इन चीजों का ध्यान रखना, जैसे ही हमने आर्टिकल 48A में पढ़ा कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे, और आर्टिकल 21 ये हमें मैंडेट देता है। जैसे एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 केस में स्टैब्लिश किया गया दैट रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड फॉर कॉमर्शियल यूज। यानी ये जो हमारे रिवर हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इनको हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, यानी इनका हम जो है किसी प्राइवेट पर्सन को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते यूज के लिए। तो ये चीज आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये कहता है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये कहता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर पब्लिक का राइट है, और गवर्नमेंट उनकी ट्रस्टी है तो उनके रक्षा करे, उनको सेल ना करे। इसके बाद आता है आपका लास्ट डॉक्ट्रिन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो चीज सस्टेन करे, यानी ठहरे। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट तो हमने कर लिया लेकिन उस डेवलपमेंट के चलते हुए हमने दूसरी चीजों को यानी एनवायरमेंट को खराब कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होनी चाहिए। तो ये कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रेजेंट ह्यूमन नीड्स जो है, यानी हमारी जो ग्रोथ है और नीड है वो इस तरह से फुलफिल हो कि हमारा जो एनवायरमेंट है उस पर एक बैलेंस बना रहे और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन रहे, और जो फ्यूचर यानी आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी एनवायरमेंट का पूरा फायदा पहुंचे। जैसे एग्जांपल के लिए जनरेशन हमारी जो जेन जी चल रही है, और जेन जी के बाद आपकी जो है अल्फा आ जाएगी, फिर बीटा। तो ये जो हमारी जनरेशन है, अब जेन जी और जेन अल्फा जो है, ये इस तरह से एनवायरमेंट का इस्तेमाल करें कि आने वाली जितनी भी जनरेशन है उन सभी के लिए जो है एनवायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जो क्लियर हो, यानी स्वच्छ हो। ऐसा ना हो कि उनके लिए हवा बिल्कुल खराब हो जाए, पानी बिल्कुल खराब मिले उन्हें। तो फ्यूचर जनरेशन का भी कहीं ना कहीं अधिकार है। तो आर्टिकल 48A इसको मैंडेटरी करता है कि भाई स्टेट की ड्यूटी है कि वो इंप्रूव करे, और एक सिटीजन, ये जो है सिटीजन की भी ड्यूटी है, आपको ध्यान रखना है कि हर एक सिटीजन की भी ड्यूटी है 51AG में कि वो एनवायरमेंट को खराब ना करे। वो ले सिटीजन केस लिख दीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन लिख दीजिए, ये इसके अंदर आप कोट कर सकते हैं। आप इनको देख लेना और इनको कवर कर लेना। तो ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े इसके अंदर, चारों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप सभी को जो है लिख देना। इसके बाद ये इनका एक शॉर्ट वर्जन है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रीकॉशनरी, पब्लिक ट्रस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इनका शॉर्ट हमने जो है वर्जन भी लिख दिया है।
तो इस चीज को जो है आप ध्यान रखना और इनके रिलेवेंट प्रोविजन को भी। इसके बाद चलते हैं, ये जितने भी प्रिंसिपल हैं हमारे, देखिए पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सभी के सभी हमें कौन से सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं? अब सेक्शन 20 के अंदर, क्योंकि ये प्रिंसिपल, ये सब जो है हमारे केस लॉज के नतीजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो है समय समय पर इन प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया, लेकिन अब जो है इनको सेक्शन 20 ऑफ एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, इसके अंदर इनको रखा गया है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारी एनजीटी, ये इन सभी को एनफोर्स करती है अपने डिसीजंस में ध्यान रखते हुए। तो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, द ट्रिब्यूनल शैल while passing any order or decision or award apply the principle of sustainable development, the precautionary principle and polluter principle। यानी इन सिंपल कि जब एनजीटी कोई भी ऑर्डर पास करती है, यानी ये कोई ऑर्डर पास कर रही है, तो ये इन सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी, ऐसा सेक्शन 20 कहता है एनजीटी एक्ट का। अब एनजीटी क्या है? एनजीटी जो है आपका एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी एक स्पेशलाइज्ड फोरम है एनवायरमेंट से कनेक्टेड मैटर्स को सुनने का। इंडिया इज द थर्ड फॉर क्रिएटिंग और एस्टैब्लिशिंग द ग्रीन कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल इन एंटायर वर्ल्ड। पहले नंबर पे थे आपके ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और तीसरे इंडिया, जिन्होंने एक स्पेशलाइज्ड फोरम को एस्टैब्लिश किया फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। अब ये शुरुआत कैसे हुई? 1992 से शुरुआत हुई। रियो डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें ग्लोबल कमिटमेंट की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यानी यहां पर जो है मीटिंग हुई रियो के अंदर, और इन्होंने पूरी दुनिया के स्टेट्स ने जो है, यानी देशों ने डिसाइड करा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन को, यानी फ्यूचर में हमारे एनवायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करे। फिर इसके बाद 1997 में इंडिया ने एक लॉ बनाया, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, NEEA एक्ट 1997 में, और इसके अंदर इस अथॉरिटी को बनाया गया NEAA। इसको ध्यान रखना आप, नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी 1997 में बनी थी। इसी को रिप्लेस करके जो है बाद में अक्टूबर 18, 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाई गई? अभी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया होगा वैसे, कि ये जो बनाई गई है इसलिए बनाई गई है कि हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड फोरम। सबसे पहली बात, यानी एक स्पेशल फोरम मिल जाएगी फॉर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स एंड एंश्योर द स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ सिविल केसेस जो रिलेटेड है एनवायरमेंट से। तो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि ये देखेगी किन मैटर्स को? सिविल मैटर्स। कौन से सिविल मैटर? जो एनवायरमेंट से कनेक्टेड है, उन मैटर को। किस चीज के लिए? स्पीडी, ताकि जल्दी से मिले। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के डिस्प्यूट को लेकर उसमें देरी करेंगे, यानी जस्टिस देरी से मिलेगा, तो हमारा एनवायरमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि हमारा जो एनजीटी है उसने रिप्लेस करा है इसको, ये भी चीज आप इसको ध्यान रखना इसमें। अब इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर होता है हमारा, सेक्शन 4 कहता है कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, और इसको अपॉइंट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन सबको, इनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये ध्यान रखना, 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स। तो इसमें 10 से लेकर 20 जो है इसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं, ताकि लीगल रेगर बना रहे। और 10 से 20 मेंबर जो है इसके अंदर वो होते हैं जिनको 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है एनवायरमेंट में, ताकि साइंटिफिक एक्सपर्टीज भी बनी रहे। तो ये इनका जो है स्ट्रक्चर होगा। एक चेयरमैन होंगे, 10 से 20 मेंबर लीगल एक्सपर्टीज के होंगे, और 10 से 20 मेंबर जो हैं वो एनवायरमेंटल की एक्सपर्टीज के होंगे। तो ये चीज आप इसके अंदर याद रख लेना। मूविंग नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा इसका, और प्रोसीजर पावर क्या होगी। तो जितने भी एनवायरमेंटल डिस्प्यूट उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, जो कि सेक्शन 14 में दिया गया है, और दूसरा इसका हम देखते हैं अपीलेट पावर सेक्शन 16 में। तो सिविल केसेस को देखती है ये, जो जिनके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो। सब्सटेंशियल मतलब लगभग एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, और इसको कब करेंगे? कोज ऑफ एक्शन के 6 महीने के अंदर अंदर। मान लीजिए डिस्प्यूट अराइज हुआ जनवरी में, तो हम इसको विद इन 6 मंथ जो है फाइल करेंगे कंप्लेंट। इसको अपील कर सकते हैं इसकी किसके अगेंस्ट? जो वाटर के अंदर ऑर्डर लिए जाते हैं, वाटर एक्ट जो पढ़ा था हमने, और एयर एक्ट जो पढ़ा था, फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट,
बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट। इन एक्ट की जो अपील है वो हमारी किसको होगी, एनजीटी को अपील होगी, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी भी है और इसने रिप्लेस भी करा था एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी को, और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके ऑर्डर पास करने के 30 दिनों के अंदर अंदर एनजीटी में अपील की जा सकती है। पावर दी गई है इनकी, फ्लेक्सिबल है, सेक्शन 15 से लेकर 19 तक। रेमेडीज क्या मिल सकती हैं, रिलीफ दे सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं और रेस्टिट्यूशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनजीटी हो या कोई भी ट्रिब्यूनल हो, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय द प्रोसीजरल लॉ। जैसे मान लीजिए सीपीसी के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, ये इनके रूल से बाइंड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो उनको बता देना। ये आप जो है कुछ केसेस जो है ध्यान रख लेना, जैसे स्टेरॉइड कॉपर केस है, आर्ट ऑफ लिविंग केस है, और इसमें विजाग एलजी पॉलीमर केस है, या फिर चारधाम हाईवे। इन सभी केसेस के अंदर एनजीटी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं और कुछ ना कुछ रूलिंग जो है इन सभी के अंदर दी हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको जो है आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन नॉन कंप्लाइंस करता है तो सेक्शन 26 से लेकर 28 तक उनके पेनल प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो बेस पेनल्टी क्या लगेगी, अप टू 3 ईयर प्रिजन या 10 करोड़ तक का फाइन। एडिशनल अगर कंटिन्यू वायलेशन करता है तो 25,000 रुपए पर डे के हिसाब से लगेंगे। और डिफेंस जो है स्पेसिफाइड नहीं किया गया है इसका भी। कंपनीज करती हैं अगर तो फाइन लगेगा 25 करोड़ तक, और अगर कंटिन्यू करती हैं तो 1 लाख रुपए पर डे, और इनको डिफेंस मिल सकता है मस्ट प्रूव नो नॉलेज और डिलीजेंस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लायबल होगा इसके लिए, एडिशनल डिसिप्लिनरी एक्शन ले जाएगा, और यहां पर डिफेंस इनको नेग्लिजेंस का मिल सकता है, डिलीजेंस का। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एनवायरमेंट के लास्ट यूनिट के अंदर दी गई हैं। एनवायरमेंट लॉ का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर हमने हर एक चीज को कवर कर लिया है। इस यूनिट में हमने कुछ प्रिंसिपल्स और एनजीटी को पढ़ा है। अगर आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो आप एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि आपके ऑल यूनिट्स क्लियर हैं। और हिमांशु, हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस जो हैं रेगुलर आती रहें और आपको वीडियोस मिलते रहें, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि नेक्स्ट वीक से जो है आपकी जो है लाइव क्लासेस शुरू हो जाएं। सो बी रेडी एट 9 PM। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।